आज के इस टॉपिक में इसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान के पाठ 3 का अगला भाग निषेचन एवं निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। यह प्रथम यूनिट का तीसरा पाठ है। इससे पहले हमने परागण से पूर्व की घटनाओं के बारे में जाना है। उससे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है परागण के बाद असंगतता। असंगतता का अर्थ है परागकणों एवं अंडाणु का किसी भी कारणवश से निषेचन न हो पाना, अर्थात नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता ही क्या कहलाता है? असंगतता कहलाती है। दो प्रकार से हो सकती है, अंतराजातीय और अंतर्जातीय। अंतराजातीय का मतलब जब एक ही वंश हो, क्योंकि हम सब जानते हैं एक वंश में कई जातियां होती हैं। एक ही वंश की दो जातियों के मध्य अगर मिसमैच होता है, स्वाभाविक होता ही है। जैसे उदाहरण ब्रेसिकेसर कैम्पेस्टिक और ब्रेसिकेसर रापा, दोनों ही सरसों की जातियां हैं, लेकिन उनके मध्य परागण की क्रिया नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें एक आम की प्रजाति के पुष्प के परागकण का दूसरी जाति के पुष्प के स्त्रीकेसर में निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अंतर्जातीय में एक ही जाति में भी विभिन्न प्रकार की उपजातियां पाई जाती है, उनके सदस्यों के मध्य भी कभी कभी यह विफलता आती है। उदाहरण का एक है प्रिमुला। इसे स्वनिश्चितता भी कहते हैं। बहुत सारे परिणाम हैं इसके, जैसे परागकणों में अंकुरण का प्रभाव। परागकण जो अंकुरित होते हैं वो अलग अलग पार्कों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। परागमणि की वृद्धि नहीं हो पाना, परागकण किसी कारणवश दूसरी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पराग नलिका का विकास नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी ही जाति के परागकणों को प्रेरित करते हैं। पराग नलिका सही न पहुंच पाना, पराग नलिका भी बन जाती है कभी कभी, परंतु वो पराग नलिका बीजांड तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि विपरीत जातियों के लिए इनमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार पराग नलिका का अंडे तक पहुंचने के पूर्व, यानी अंडे तक पहुंचने से पूर्व ही वो क्या हो जाती है? फट जाती है, और जो नर युग्मक है वो मुक्त हो जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। केंद्रक संलयन नहीं हो पाना। कभी कभी किसी कारणवश परागकण के जो युग्मक हैं वो अंडाणु तक पहुंच जाते हैं, परंतु निषेचन में भाग नहीं ले पाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो असंगतता को प्रेरित करता है। आइए हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के माध्यमों से परागकण का स्त्रीकेसर तक पहुंचने के बाद क्या होता है। स्त्रीकेसर पहुंचने के बाद यहाँ जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागकण, तो अपनी जाति के परागकणों को यहाँ तक फिक्स करने के लिए वर्तिकाग्र पर विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जो इनको कण को खींच कर रखते हैं और स्थिर रखते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहां से विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों द्वारा इस वर्तिकाग्र की भित्ति को तोड़ा जाता है। यहाँ पर एक लिखा हुआ एंजाइम पैक्टिनेज एंजाइम है, तो इसको तोड़कर आगे प्रवेश करने में सहायता देता है। हमने देखा था इससे पूर्व कि परागकण के अंदर जनन नलिका पाई जाती है, जिसकी संख्या 1 से 3 होती है। कभी कभी सामान्यतः एक जनन क्षेत्र से एक ही जनन नलिका का निर्माण होता है, तो इससे ये लंबी नलिका का निर्माण होता है। इसे जनन नाल कहते हैं, जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, वृद्धि करता हुआ और बीजांड द्वार की ओर प्रवेश करता है। सामान्यतः ये जनन नलिका बीजांड द्वार की ओर ही प्रवेश करती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों में यह अलग अलग प्रकार से
दूसरी जगहों से भी प्रवेश करती है, जिसके कारण बीजांड में इसका प्रवेश 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी ये नली सीधी बीजांड द्वार में चली जाएगी। दूसरा है निभागीय प्रवेश, ये नली का निभागीय भाग जो दिख रहा है उधर से प्रवेश कर सकती है। और तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश, नली का अध्यावरणीय भाग से प्रवेश कर सकती है, परंतु सामान्यतः बीजांड द्वारीय प्रवेश ही होता है। बीजांड द्वारीय प्रवेश होने के बाद जो मुख्य क्रिया है निषेचन की, जिसके दौरान लघु बीजाणु यानी परागकण गुरु बीजाणु यानी अंडक के बीच परस्पर मिलने की क्रिया होती है, ये क्रिया निषेचन कहलाती है। और इस दौरान हम सब जानते हैं लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। जब इन दोनों के निषेचन की क्रिया के दौरान फलस्वरूप दोनों जुड़ते हैं, दोनों को केंद्रक आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो बनने वाली नई संरचना युग्मनज कहलाती है, जो द्विगुणित होती है। इन द्विगुणित संरचनाओं का आगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इससे पूर्व निषेचन की जो क्रिया है वो थोड़ी पुष्पीय पादपों में अलग है, क्योंकि अगला टॉपिक है निषेचन। पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया 2 प्रकार से होती है। जब परागकण वर्तिकाग्र से पहुंचते हैं और उनसे पराग नलिका विकसित होती है, वो विकसित होते हुए पराग नलिका आगे बीजांड में प्रवेश करती है। यह बीजांड में प्रवेश करने से पूर्व ये पराग नलिका किस प्रकार से पहुंचती है, इसके लिए पराग नलिका पर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो यहाँ पर जैसे पैकेटिन एंजाइम लिखा हुआ है, ये इसे पराग नलिका को इस वर्तिकाग्र को तोड़कर अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। जब पराग नलिका आगे विकसित होती रहती है तो जो हमने जनन क्षेत्र पढ़े थे लघु बीजाणु में, उनमें से जनन नलिका का निर्माण होता है और उस जनन नलिका में सहायक कोशिका एवं नर युग्मक का एक बार विभाजन होने से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। जब ये पराग नलिका आगे की तरफ बढ़ रही होती है तब सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, क्योंकि इन नर युग्मकों का आगे तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है, जो इसको दे दी जाती है। अब ये पराग नलिका जब बीजांड में प्रवेश करती है तो वो 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है: बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। अगर पराग नलिका सीधे ही बीजांड द्वार की ओर, जहां पर ये लिखा हुआ है बीजांड द्वार की ओर प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारीय। अगर निभागीय भाग जो ऊपर वाला भाग है, पराग नलिका अगर ऊपर से आती है तो वो निभागीय भाग की ओर। और तीसरा अध्यावरणीय, यानी साइड से अगर आती है तो वो अध्यावरणीय। लेकिन सामान्यतः बीजांड द्वारीय प्रवेश ही होता है। बीजांड द्वारीय प्रवेश के दौरान निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। कैसे कि जब अंडे की संरचना हमने देखी थी तो ये 2 सहायक कोशिकाएं जो है, जब पराग नलिका इस पर प्रवेश करती है तो प्रथम कोशिका इसको तोड़कर और ये जो अगुणित नर युग्मक है, अंडक है, उसके साथ प्रथम निषेचन होता है। अंड कोशिका जो अगुणित होती है और एक अगुणित परागकण के साथ संयुक्त होकर पहला निषेचन युग्मनज का निर्माण होता है। 2n द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। दूसरा केंद्रक जो है वो जो बीच में जो संरचना पाई जाती है, जिसमें 2 केंद्रक और 1 कोशिका होती है, जिसको अपन ध्रुवीय कोशिका अथवा ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, उसके साथ दूसरा वाला एक केंद्रक जो है नर युग्मक, उसके साथ संलयित होता है और जुड़ने से ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही द्विगुणित है और परागकण अगुणित होता है। ये दोनों जुड़ने से 3n संरचना, त्रिगुणित संरचना बनाते हैं। यह निषेचन की क्रिया यहाँ दोहरा निषेचन पाया जाता है पुष्पीय पादपों में,
इसके क्या लाभ हैं द्विनिषेचन के और क्यों जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद निषेचन के बाद होने वाली यानी निषेचन से बना जो युग्मनज है वो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण जो है वो एम्ब्रियो भ्रूणपोष में, और आगे चलकर जो है वो बीज से यानी बीजांड वाला भाग है वो तो बीज का निर्माण, और अंडाशय वाला भाग है वो फल में बदल जाएगा। देखते हैं कि द्विगुणित कोशिका युग्मनज और त्रिगुणित कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह दोनों निषेचन के कारण होता है। अब युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में विकसित होगा तथा भ्रूणपोष जो है वो विकसित होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता रहेगा, जो आगे चलकर अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले बीजांड में इसका परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन आगे चलकर अंडाशय फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं फल में जो बीज उत्पन्न होते हैं तो हम फल वाला जो भाग है वो अंडाशय का भाग है और उसमें पाए जाने वाले जो बीज है वो बीजांड के भाग है। ये बीज जो है वो अगली पीढ़ी के लिए प्रथम संरचना का निर्माण करते हैं, जो अंकुरण होने पर नई संतति को बनाते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो निषेचन से पूर्व परागण की क्रिया और दूसरा निषेचन किस प्रकार से होता है। पादपों में दो प्रकार से निषेचन होता है देखा हमने। अगले टॉपिक में हम निषेचन के बाद आने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे और बीज एवं फल का निर्माण किस प्रकार से होता है यह जानेंगे। धन्यवाद।